दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को लेकर क्या प्रावधान है, इंक्वायरी के दौरान क्या क्या बातों को फॉलो करना होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उन्हें किस तरह से इस प्रक्रिया के दौरान फॉलो किया जाता है या उनके फॉलो ना करने से उसका असर किस तरह से पूरे इंक्वायरी के ऊपर होता है, और इस मामले में हमारे हाई कोर्ट्स एवं सुप्रीम कोर्ट या फिर जो ट्रिब्यूनल्स है उनकी क्या राय है, कानूनी राय क्या है, उसके ऊपर फेमस डिसीजंस क्या है, इन बातों को आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मैंने इसी विषय के ऊपर एक पहली वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पोर्शन को ही कवर किया था, जिसमें मैंने आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 311 इनको मैंने रेफ़र किया था। आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक जो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। इस वीडियो को हम पार्ट 2 ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के सब्जेक्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं। तो सबसे पहले हम रेफ़र करते हैं CCS-CCA रूल्स। उसका लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन एंड अपील रूल्स, जिसके तहत इंक्वायरी कौन कर सकता है, जिसे हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहते हैं, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लगभग सेम ही होते हैं उन नियमों के तहत। और उस नियमों के तहत जो प्रोसीजर दिया गया है वो प्रोसीजर उस नियम के रूल 14 में दिया गया है। अब इंक्वायरी करने के पहले हमें इस बात का ज्ञान होना ज़रूरी है कि इंक्वायरी करने की वजह क्या होती है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपने कोई मिसकंडक्ट की हो या उस तरह का आरोप आपके खिलाफ में लगाया गया हो कि आपने मिसकंडक्ट की है, तो उस मिसकंडक्ट के आरोप में कितना तथ्य है, क्या वो आरोप सही है, यही जान लेने के लिए जो प्रक्रिया सेट की गई है कानून के तहत, उसे ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का नाम से जाना जाता है। तो मिसकंडक्ट जनरली डिफाइन की जाती है उन्हीं नियमों के तहत जिन्हें हम कंडक्ट रूल्स के नाम से जानते हैं। हालांकि कोई भी कंडक्ट रूल्स में मिसकंडक्ट क्या होती है इसके बारे में एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं मिल पाती है, लेकिन एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट वहाँ पर दी जाती है जिसका जिक्र हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो जैसा मान लीजिए कि आपने कुछ अपने सहकारियों के साथ में झगड़ा किया हो, गाली गलौज की हो, या आपने अपने ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करके इलीगल तरीके से भ्रष्टाचार किया हो, ग्रेटिफिकेशन लिया हो, या आपने अपने वरिष्ठों के आदेशों को नहीं माना हो, उनका पालन नहीं किया हो, या बिना किसी वजह के आप लंबे समय तक अपनी ड्यूटी से दूर रहे हो, यानी कि आप एब्सेंट रह चुके हो। ऐसी कई सारी बातें हो सकती है जो कि मिसकंडक्ट की व्याख्या में आने वाली होती है। तो आपके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिसे हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं, उनको जब लगता है कि किसी एम्प्लॉय ने इस तरह की मिसकंडक्ट की हो, तो उसमें कानून के तहत उनके ऊपर ये ड्यूटी डाला गया है कि वह अथॉरिटी खुद आपके खिलाफ में चार्जशीट फ्रेम करे।
तो चार्जशीट क्या होती है? चार्जशीट यानी कि आपने क्या गुनाह किया और उस यानी कि आपने कौन सी मिसकंडक्ट की, आपने क्या काम किया, कौन सी जगह पर किया, कब किया, और उस काम की वजह से, उस एक्टिविटी की वजह से आपने कंडक्ट रूल के कौन से नियम को वायलेट किया। सो चार्जशीट हैज़ टू बी विथ रेफरेंस टू योर कंडक्ट एंड द कंडक्ट रूल्स। तो यह आरोप फ्रेम करने के बाद में आपको यह चार्जशीट दिया जाता है। नियम 14 रूल नंबर 14 ऑफ CCA रूल के तहत यह चार्जशीट बनाई जाती है और इसे बनाने का जो ड्यूटी है वह आपके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ही होता है। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने खुद यह चार्जशीट अगर नहीं बनाई है, या जो अथॉरिटी आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट हो, उन्होंने अगर यह चार्जशीट बनाई है, तो यह चार्जशीट को कानून के नज़र में नॉन एस्ट यानी कि वाइड यानी कि जो कभी कानूनी रूप से कॉम्पिटेंट यानी कि सस्टेनेबल इन लॉ हो नहीं सकती है। इसके ऊपर हमारे हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के कई सारे जजमेंट्स हैं जो हम बाद में यहाँ पर जिक्र करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस विल हैव टू बी डन बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हिमसेल्फ। इसको यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी हम जानते हैं। इन अ गिवन केस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में give the task of framing the charges to somebody or some other authority which is actually subordinate to the disciplinary authority। यानी कि मान लीजिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए एम्प्लॉय है जिनके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद मिनिस्टर, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो। अब मिनिस्टर खुद चार्जेस फ्रेम करने के बजाय वो उनके सेक्रेटरी को कहेंगे कि आप इस एम्प्लॉय के खिलाफ में चार्जशीट बनाइए। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस BV गोपीनाथ, यह आपको गूगल में मिल जाएगा, इंडियन कानून में मिल जाएगा। ये बहुत फेमस जजमेंट है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जब जिस समय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद चार्जेस फ्रेम ना करते हुए किसी और को चार्जेस फ्रेम करने के लिए काम पर लगाती है, तो ऐसे समय पर उस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जो चार्जेस बनाए जाते हैं उसे अप्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चार्जेस फ्रेम करने के पहले मिनिस्टर इंचार्ज पहला अप्रूवल देते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के खिलाफ में आप चार्जेस बनाइए। जब चार्जेस बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, तो उसके बाद में उन चार्जेस को फाइनली सही है या गलत है या इसमें कुछ चेंज करना है, इसके लिए भी उस मिनिस्टर इंचार्ज का जो कि आपके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनका अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा इंक्वायरी जो है उसको नॉनेस्ट माना गया है, इलीगल माना गया है, वाइड एब इनिशियो माना गया है, जो कि कानूनी तौर पर कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सकते। तो ये सबसे पहला मुद्दा हमको यहाँ पर मद्देनज़र रखना होगा। दूसरी बात, चार्जेस जब बनाए जाते हैं तो चार्जेस बनाने के बाद में आपको चार्जशीट दी जाती है। चार्जशीट मिलने के बाद में आपको 15 दिन या 10 दिन का समय दिया जाता है, जिसके अंदर आपको आपका जो कुछ कहना है, जिसे डिफेंस स्टेटमेंट यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कहा जाता है, सिंपल शब्दों में आपका रिप्लाई टू द चार्जशीट, वह आपको बनाकर देना होता है। तो जनरली स्पीकिंग जो बेसिक रूल है कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसे ही वो आरोप साबित करना होता है। यह प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय सिर्फ मुझे जिन आरोपों के तहत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में
फंसाया जा रहा है वैसा कोई मिसकंडक्ट मेरे हाथों से हुआ नहीं है, मैं पूरे चार्जेस को डिनाई करता हूँ। सो इन शॉर्ट, डिनाइल इज़ द बेस्ट डिफेंस। इन अ गिवन केस आप डिनाई करते हुए सत्य परिस्थिति क्या है ये भी आप आपके रिप्लाई में डाल सकते हो, या सिंपल में चार्ज नंबर 1 मैं डिनाई करता हूँ, चार्ज नंबर 2 मैं डिनाई करता हूँ, चार्ज नंबर 3 मैं डिनाई करता हूँ, ये आरोप मुझे मान्य नहीं है, मैं इन्हें कबूल नहीं करता हूँ। इतना भी अगर आपने रिप्लाई किया तब भी जो है आपके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आपके ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत उस आरोप को सिद्ध करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की चार्जशीट मिली है, आपने उसका रिप्लाई दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूँगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो चार्जशीटिंग अथॉरिटी होती है, जिन्होंने चार्ज फ्रेम किया है, यानी कि आपकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये खुद इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके खिलाफ में इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए इंक्वायरी ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम इंक्वायरी ऑफिसर कहते हैं। उसके साथ में जो डिपार्टमेंट है, जो आपके एम्प्लॉयर है, जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है, उन आरोपों को साबित करने के लिए या उनके केस रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, जिसे प्रेजेंटिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। और एम्प्लॉय जिसके ऊपर इन आरोपों को लगाया गया है, उन्हें भी अपने बचाव के लिए डिफेंस असिस्टेंट यानी कि कोई ऑफिसर जो आपके डिपार्टमेंट में काम करता हो या कोई दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता हो, उसे आप अपने बचाव के लिए रख सकते हो। यह आपका मौलिक अधिकार है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि कई दफ़ा अभी सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इंक्वायरी लेने की ज़रूरत ही कब आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ऊपर किसी ने चार्जेस लगा दिया है कि आपने इस दिन को इस वक्त पर ऐसा काम किया है, ऐसी चार्ज शीट आपको दी गई हो और आपने उस चार्ज को एक्सेप्ट किया हो। यस, मुझे कबूल है, आपने जो चार्जेस लगा है मेरे हाथ से बात हो चुकी है, ये घटना घट चुकी है, मैंने इन आरोपों को मैं कबूल करता हूँ। तो ऐसे हालात में इंक्वायरी लेने की गरज ही नहीं होती है। तो इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त करने की ही ज़रूरत नहीं होती। इंक्वायरी लेने की ही ज़रूरत नहीं है तो इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप रिप्लाई में यह रिकॉर्ड पर ला सकते हो कि जिस समय पर या जिस जगह पर आपने मेरे ऊपर मैंने जो मिसकंडक्ट किए है, ऐसा आरोप लगाए है, उस दौरान उस दिन मैं उस जगह पर हाजिर ही नहीं था, तो मेरे हाथ से इस तरह का मिसकंडक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। या इस तरह से आप कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट या रिप्लाई दे करके जो सत्य परिस्थिति है वो आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के सामने अगर आपने रिप्लाई में लाई है और उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने एक्सेप्ट किया हो, आपका रिप्लाई को उन्होंने मान्य किया हो, तो वहाँ ऐसे केस में भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लेने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लेने का सवाल खड़ा कब होता है कि आप आरोप को नकारते हो और डिपार्टमेंटल जो आपकी जो अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को आपका रिप्लाई मंजूर ना हो, आपका जो भी रिप्लाई है वो उन्हें एक्सेप्टेबल ना हो और वो अपने लगाए हुए आरोपों के ऊपर खड़े हो और वो आपके खिलाफ में आरोप सिद्ध करना चाहते हो, तो ऐसे ही सर्कमस्टांस में इंक्वायरी का लेना ज़रूरी बनता है। और जब इंक्वायरी का लेना ज़रूरी बनता है तब जाकर इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त करना ज़रूरी बनता है। ऐसे कई बार हमने देखा है कि कई सारे केसेस में रिप्लाई
टू द चार्जशीट प्राप्त होने के पहले ही किसी अफसर को इंक्वायरी ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक केस आया जो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस वीके खन्ना इस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक ऑफिसर के ऊपर इंक्वायरी का चार्जशीट दिया गया था, लेकिन उस अफसर का रिप्लाई प्राप्त होने के पहले ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने इंक्वायरी ऑफिसर का नियुक्ति कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करना, यह बायस्ड एंड प्रेजुडाइज्ड माइंडसेट का डिपिक्ट होता है। यानी कि चार्जशीट के खिलाफ में जो कुछ भी आप डिफेंस स्टेटमेंट देने वाले हो, वह डिफेंस स्टेटमेंट आप चाहे कुछ भी दो, उसमें चाहे कितनी भी सत्यता क्यों ना हो, उसको हम कचड़े के कूड़ेदान में डालने वाले हैं और किसी भी हालत में हमने जो चार्जेस लगाए हैं उसके ऊपर आपके खिलाफ में इंक्वायरी हम लेकर ही रहेंगे और आपको सज़ा देकर ही रहेंगे। तो इस तरह का एटीट्यूड इस तरह से सामने आता है, जो कि प्रेजुडाइज्ड हो, जो कि बायस्ड हो, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिप्लाई प्राप्त करने के बाद में, अपना माइंड अप्लाई करने के बाद में ही इस नतीजे पर आती है कि इंक्वायरी लेने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन रिप्लाई रिसीव करने के पहले ही आपने अगर इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त किया हो तो इसका मतलब आपने अपना माइंड पहले ही लगा दिया हो या आप प्रेजुडाइज्ड हो कि किसी भी हालत में रिप्लाई चाहे कुछ भी आ जाए, आपको तो बस इंक्वायरी लेना है और उसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज करना है। तो इस जगह पर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि बायस्ड प्रेजुडाइज्ड माइंडसेट जो है रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए इस तरह के इंक्वायरी को विशिएट यानी कि इलीगल, अनसस्टेनेबल कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में। तो ये दूसरा मुद्दा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर के नियुक्ति के बाद में डिपार्टमेंट का केस जो है उसे प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर का होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इंक्वायरी ऑफिसर एक जज है। फॉर एग्जांपल जैसा हमने कोर्ट में सिविल कोर्ट बोलिए या फिर क्रिमिनल कोर्ट बोलिए, जहाँ पर एक जज बैठे होते हैं और सरकारी पक्ष का क्रिमिनल ट्रायल में देखेंगे तो सरकारी जो पक्ष होता है, प्रोसिक्यूशन जो होता है, उनकी केस को प्रूव करने के लिए सरकारी वकील होते हैं जिन्हें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो सेम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो होते हैं वो सरकारी पक्ष के वकील के शूज़ में होते हैं या सेम फुटिंग पे होते हैं। और डिफेंस लॉयर जैसा क्रिमिनल ट्रायल में होते हैं, ऐसा ही इधर डिफेंस असिस्टेंट जो आपके एम्प्लॉय के बचाव में काम करते हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस या ऐसे कई सारे नियम हैं जहाँ पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं माना गया है या डिफेंस प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नियुक्ति होता ही नहीं है और पूरा इंक्वायरी कर लिया जाता है। तो ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है, क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर खुद ही सरकारी वकील बन जाते हैं और सरकारी वकील खुद और जज भी खुद, ऐसा दोनों काम वो खुद इंक्वायरी ऑफिसर करने लगते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नो वन कैन बिकम जज इन हिज ओन केस। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम क्या होता है कि चार्जेस सिद्ध करने के लिए जो उनके विटनेसेस है, उन विटनेसेस को एग्जामिन करना होता है। जैसा क्रिमिनल ट्रायल में एक सरकारी वकील सरकारी गवाहों को पेश करते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं, उनका चीफ एग्जामिनेशन होता है। सिमिलरली इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम वही होता है। सोचिए अगर वह काम प्रेजेंटिंग ऑफिसर नहीं होने की वजह से इंक्वायरी ऑफिसर खुद कर रहा है। सोचिए अगर सेम चीज़ अगर क्रिमिनल ट्रायल में होती है, सरकारी वकील ना होते हुए जज ही जो है प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे और बाद में खुद जज बनकर बोलेंगे कि इन्होंने जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया है, जो कुछ एविडेंस दिया है, वो मैं उसको
सच मानता हूँ और उसके बिना पर आपको मैं सज़ा देता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? दिस वुड बी इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो सिमिलरली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नियुक्ति होना यह बहुत अनिवार्य माना गया है। अगर किसी इंक्वायरी में प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नियुक्त ना किया गया हो तो उसका परिणाम इंक्वायरी ऑफिसर खुद जज बन जाते हैं, खुद सरकारी वकील बन जाते हैं और ही इज डिस्चार्जिंग ड्यूअल रोल, प्रोसिक्यूटर एज वेल एज जज। तो पूरा इंक्वायरी जो है विशिएट हो जाता है, उसे कानून के नज़र में इलीगल माना जाता है। तो ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट इस विषय के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। अब डिफेंस स्टेटमेंट, डिफेंस असिस्टेंट, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर या फिर इंक्वायरी ऑफिसर, इनका लीगल बैकग्राउंड होता है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर might be dealing with the legal affairs, or he might be having the LLB degree, or he might be a legal assistant or working in the legal department having a legal background। लेकिन जो एम्प्लॉय होता है उस एम्प्लॉय को, उसके पहले आप जान लेंगे कि नियम क्या है। नियम यह कहता है कि आप डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर आप किसी एम्प्लॉय को नियुक्त कर सकते हो। आप एक वकील को जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उन्हें भी आपके डिफेंस असिस्टेंट के तहत आप इंगेज कर सकते हो, प्रोवाइडेड जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर खुद लीगल बैकग्राउंड से आते हो या खुद वकील हो। तो ऐसे कई केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं कि डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटिंग ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया था कि जो लीगल बैकग्राउंड से थे, लेकिन एट द सेम टाइम उस एम्प्लॉय को वकील इंगेज करने के लिए, एडवोकेट इंगेज करने के लिए परमिशन मना कर दी या परमिशन दी नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, वह भी जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन माना जाता है। ये कौन सा नियम का वायलेशन होता है? नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यू कैनॉट बी पनिश्ड अनलेस यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड योर सेल्फ, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इस नियम को उल्लंघन करने वाला इस तरह का सर्कमस्टांस यहाँ पर आता है। तो डिफेंस असिस्टेंट को भी यहाँ पर बहुत सोच समझ कर ही नियुक्त किया जाता है। अगर सरकारी पक्ष के जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो लीगल बैकग्राउंड से है तो नेसेसरीली एम्प्लॉय को भी अपने बचाव में वकील लगाने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये सारे जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बार बार इस तरह के गलतियां डिपार्टमेंट की ओर से होती है और इसकी वजह से जो है पूरा इंक्वायरी को इलीगल माना जाता है। और इस तरह के इलीगल इंक्वायरी में जो आदेश पारित किए जाते हैं उन आदेशों को भी इलीगल माना जाता है और उस आदेश को खारिज किया जाता है कोर्ट में। तो ये सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर मैं बात आपको एक कहना चाहूँगा कि इन अ गिवन केस प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नियुक्त करना, या जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर वकील हो लेकिन रूल में ये प्रावधान नहीं है कि एम्प्लॉय को वकील लगाने का अधिकार, तो क्या ऐसे समय में नियम ही ऐसा नहीं कहते हैं कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नियुक्ति होना अनिवार्य है? तो फिर हमने नियम को फॉलो किया बिकॉज नियम साइलेंट है या नियम कहते नहीं है इसलिए हमने प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नियुक्त नहीं किया। इस तरह का आर्गूमेंट अगर एम्प्लॉय के खिलाफ में अगर होता है तो क्या उसे माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो चाहे तुम्हारे रूल में कुछ लिखा हो या न लिखा हो, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को तुम्हारे रूल में है ऐसा डीम किया जाएगा अनलेस उन्हें एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया हो। इन शॉर्ट, द डिपार्टमेंटल rules shall be deemed to have incorporated the principles of natural justice unless the rules have expressly excluded the application of the principles of natural justice। ये प्रिंसिपल है।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है हमारे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड अंडर आर्टिकल 21 में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। अब आप लोग अगर आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 को निकाल कर पढ़ोगे तो आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जैसी कोई चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि इन्हीं आर्टिकल के तहत जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को रीड किया जाता है। सिमिलरली डिपार्टमेंटल जो रूल्स होते हैं जिसके तहत इंक्वायरी ली जाती है, उन रूल्स में भी इन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को रीड किया जाएगा अनलेस they have been excluded expressly or their application has been excluded। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है होगा कि आपने रूल ही ऐसा बना दिया हो जो कि उसमें लिखा हो कि हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे रूल को आर्टिकल 14 का खिलाफ में जाने वाले रूल है, यही ग्राउंड के ऊपर आप उन रूल को ही चैलेंज कर सकते हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन इनिशियल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो इन शॉर्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के हर स्टेज के ऊपर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो सारी की सारी इंक्वायरी को बैड इन लॉ, अनसस्टेनेबल इन लॉ, इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को मानकर उसे खारिज किया जाता है। और ऐसे इंक्वायरी में अगर आपको कुछ पनिशमेंट मिलती हो तो वो पनिशमेंट भी इलीगल मानी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यहीं पर रुकता हूँ और आने वाली अगली वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ये कुछ शुरुआती बातें हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास आज मैंने किया है। ये बहुत जटिल और बहुत कठिन विषय होने की वजह से मुझे लगता है कि हम हर वीडियो में कुछ कुछ बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि ये कठिन जो सब्जेक्ट है वो हमारे दर्शकों को, हमारे मित्रों को समझने में कठिनाई ना हो और बड़ी आसान भाषा में ये आपको समझ सके। और इसी के साथ में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें और साथ ही में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करोगे तो ये जो जानकारी है उन्हीं को भी काम में आ सकती है। इसके साथ में आज हम यही रुकते हैं। नमस्कार।